अभिनंदन है। कुंदन जी 1 मिनट। जी। हाँ जी, आप चालू कर सकते अ, आज इंदौर संभाग के बुरहानपुर जिले की हैं। आपके पीछे से आवाज आ रही है बैकग्राउंड से बहुत। बंद करवा दी भैया आवाज सबकी। जी धन्यवाद। जी। आज इंदौर संभाग के बुरहानपुर जिले की इस ओबीसी समाज प्रमुखों की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय सत्यनारायण जी जटिया उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी बिश्वा हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में बुरहानपुर के महापौर श्री अनिल भाऊ भोसले जी उपस्थित है। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा विजय गुप्ता जी उपस्थित है। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जी उपस्थित हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। एवं आज की इस बैठक को प्रारंभ करते हुए हमारे बीच में, माफ कीजिएगा, हमारे बीच में संभाग प्रभारी द्वय प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मांगीलाल जी रेडवाल एवं प्रदेश मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण साहू जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में बुरहानपुर जिला अध्यक्ष लक्ष्मण महाजन जी, महामंत्री बागले जी एवं बुरहानपुर जिले के समाज प्रमुख और जिले की पूरी टीम उपस्थित है। उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं इस बैठक को आते हुए आदरणीय आज इंदौर संभाग के बुरहानपुर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग समाज प्रमुखों की इस बैठक में हम सब में के बीच में उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबके आदरणीय और सम्माननीय पूर्व में केंद्रीय मंत्री, पूर्व में सांसद, पूर्व में राज्यसभा के सदस्य, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व में विधायक आगर विधानसभा के, हम सबके आदरणीय और सम्माननीय हमारे मध्य प्रदेश की आन बान और शान एससी माननीय श्री सत्यनारायण जटिया जी, साथ में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बुरहानपुर जिले का, जिनके नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूती देने का कार्य कर रही है, ऐसे हमारे ऊर्जावान सक्रिय जिले के अध्यक्ष मनोज लदवे जी, महापौर श्री हरिभाऊ भोसले जी, संजय यादव जी, पूर्व अध्यक्ष विमुक्त घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण राज्य मंत्री दर्जा पूर्व जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता जी, हमारे संभाग के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मांगीलाल रेडवार जी, हमारे संभाग के इंदौर संभाग के प्रभारी प्रदेश के मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण साहू जी, मेरे ऊर्जावान जिले के अध्यक्ष लक्ष्मण महाजन जी, साथ में उपस्थित मेरे प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यगण, और जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी और मध्य प्रदेश में जिनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी के निर्देशन में तय हुआ था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है और यह 1 साल की उपलब्धि को लेकर हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिला केंद्रों पर जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंस समाज प्रमुखों के साथ करेंगे। तो ऐसे हमारे सभी बुरहानपुर जिले के आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपेक्षित किए गए थे, ऐसे सभी उपस्थित समाज के प्रमुख गणों का मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रहें, इसी में ईश्वर से कामना करता हूं। सभी समाज जनों का ये ईश्वर से कामना करता हूं और आप सदा आगे बढ़ें, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे।
मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें, धन धान से परिपूर्ण रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और आज हमारे बीच में प्रखर वक्ता हमारे मध्य प्रदेश की आन बान और शान माननीय श्री सत्यनारायण जी भाई साहब उपस्थित हैं। मेरा सभी समाजजनों से और बुरहानपुर जिले का नेतृत्व करने वाले सभी नेतृत्वकर्तागणों से आग्रह है कि भाई साहब के मुखारबिंद से जो अमृत बचन 1 साल की उपलब्धि और आत्मनिर्भर भारत को लेकर मिलने वाला है, हम सबको मार्गदर्शन, उसको अपना अंतःकरण में उतारते हुए हम जिस क्षेत्र में, जिस वर्ग में, जिस संस्था में, जिस संगठन में हम उसका नेतृत्व करते हैं, उनके बीच में जाकर उस विचार को साझा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से इस देश और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की उन्नति के लिए यह 1 वर्ष हमारा उपलब्धियों से भरा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से वह समाज के बीच में जाकर हम समाज को मजबूत करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य में मजबूती देने का कार्य करेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब हमारे बीच में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय सत्यनारायण जेटिया जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आज की इस बुरहानपुर जिले की बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय सांसद जी। हाँ, ऐसा सुन पा रहे हैं? हेलो, माइक म्यूट है भाई साहब का, माइक म्यूट है, माइक को ओपन। हाँ नितिन भाई देखिए, हम अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? शायद उनका वीडियो भी म्यूट हो गया। कुंदन जी एक बार फोन लगा लीजिए उनको। कॉल कर देना उनको, कॉल। की चर्चा हो गई जी, सब आ गए हैं ऑनलाइन। हेलो, हमारे बीच उपस्थित। जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। रही है जी। जी भाई साहब, हमारे बीच में आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री सत्यनारायण जेटिया जी भाई साहब उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आज की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, जरा जवाब दीजिए। जी भाई साहब, आ रही है भाई साहब। बाकी सबकी आवाज म्यूट की हुई है तो आपको डिस्टर्बेंस मेरी नहीं आवाज होगा। पहुंच रही है? जी भाई साहब, पहुंच रही है। छवि तो दिखाई दे रही है परंतु आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं, आवाज पहुंच रही भाई साहब, पर क्या हुआ भाई है साहब कि हमने सभी को म्यूट म्यूट किया हुआ है ताकि आपको हेलो? अच्छे से सुन सके। हेलो, माननीय भाई साहब, आपको सब अच्छे से सुन सके इसके लिए सभी को लोगों को म्यूट किया गया है। कोई बोलकर उत्तर दे दीजिए कि आवाज सुनाई में आ रही है क्या? जी आ रही भाई साहब, आवाज आ रही है पूरी तरह से। आवाज पहुंच रहा है? नितिन जी एक बार सबको जी भाई साहब। जी भाई साहब, आ रहा है, आवाज आ रहा है। मुझे लग रहा है भाई साहब को अपनी आवाज नहीं आ रही है वहां पे। हेलो, कुंदन जी एक बार फोन करके बताइए भाई साहब को। हेलो, आवाज आ रही ना? आपकी आवाज आ रही भाई साहब?
चलो पिछड़ा वर्ग मोर्चे का ये जो बुरहानपुर जिले का आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये पद्धति चूंकि कोरोना चला हुआ है देश भर में, और उस दृष्टि से डिजिटल प्रणाली के आधार पर हम वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक उपाय है। ऐसे बुरहानपुर मेरे लिए तो काफ़ी पुरानी जगह है, मैं वहाँ पर आया भी हूँ। जब केंद्रीय मंत्री था तब वहाँ पर एक बैंक का उद्घाटन करने के निमित्त से भी वहाँ पर आना हुआ था। वैसे बुरहानपुर बहुत अच्छी जगह है, और निश्चित रूप से बुरहानपुर में जो अपना काम है संगठन का, वह भी काफ़ी व्यापक है और संगठन भी काफ़ी मजबूत है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा हम अपने पार्टी में काम को विस्तार देने की दृष्टि से जो व्यवस्था बनाई हुई है, उसमें मोर्चे व्यवस्था को बनाया हुआ है, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हर वर्ग में जाकर के अपनी बातों को कह सके। इस दृष्टि से पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, और देश में प्रदेश में भी इसका प्रभावी अपना संगठन की दृष्टि से संगठन के लिए उपयोगी है। आज के इस परिवेश में जब हम बात कर रहे हैं वार्षिक तौर पर जो उपलब्धियां हुई हैं हमारी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की, निश्चित रूप से यह गौरव का वर्ष रहा है हमारे लिए। ये बात अलग है कि अभी अभी कुछ नया देश पर इस प्रकार का संकट आ गया है कि हम उस बात को इस तरह से करने के लिए बाध्य हुए हैं। तब भी काम तो काम है, और देश में जिस तरह के कामों को अंजाम देने का काम किया है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो तो किसान की आय को दुगना बनाने की दृष्टि से उसके लागत मूल्य का 1.5 उसको समर्थन मूल्य देना चाहिए, वहाँ से शुरुआत की है। तो निश्चित रूप किसान की आय को दुगना करने की दृष्टि से भी यह एक प्रभावी कदम रहा है। ऐसे ही हमने गरीब वर्गों के लिए सबसे जो बड़ा आश्रय का स्थान होता है ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसको भी बहुत बड़े संख्या में लेने का काम किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है, और यह तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की दृष्टि से देश भर में जिस प्रकार का उपाय हम करने वाले हैं वो अपने आप में अद्भुत है। तो हम जानते हैं कि सारी बातों को लेकर के जिस तरह से लोगों के बीच में जाना, हमको प्रचार प्रसार के माध्यम से जाना चाहिए, उस दृष्टि से अभी थोड़ी सी हमारी बाध्यता होगी, तब भी संपर्क के माध्यम से हम इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस दृष्टि से भी हमारी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि देश में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी देने का काम करें। हमने जो बड़ा काम किया है, निश्चित रूप से हम सबका सपना था। भारतीय जनसंघ के ज़माने से हम जिस सपने को लेकर चले थे, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान वो हो गया। उसको आधार पर धारा 370 जो अस्थायी रूप से लागू की गई थी, वो अस्थायी रूप से लागू जरूर की गई थी, पर उसको हटाने का काम मोदी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से ये हमारे गौरव की बात है। और अब जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी एक हिस्सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो निश्चित रूप से लद्दाख को अपनी संस्कृति और उसके आधार पर विकसित होने का एक अवसर मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू को पिछले समय से जो उसके विकास की संभावनाओं को रोका जाता था, उसको भी अब पूरा अवसर मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। और अभी हाल में ही जो हम सबके हमारे मन में जो विराजमान है, गटगट में जो राम है हमारा, उस राम मंदिर के दृष्टि से भी जो फैसला आ गया है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। और राम मंदिर का निर्माण, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये जो सपना था वो साकार हो रहा है। तो ये हमारे अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान की पूर्ति हेतु भी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अधिष्ठान की पूर्ति हेतु जो 2 प्रमुख उपाय थे वो हमारे पूरे हुए हैं। अभी नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 वाला भी जो काम हुआ है, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, यानी वहाँ जो हिंदू, सिख, पारसी, जैन ऐसे जो लोग रहे हैं, वो वहाँ पर यातनाएं सह रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, उन लोगों को भी और निश्चित रूप से राहत देने की दृष्टि से
हमने अपने देश की नागरिकता देने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो करना चाहिए था वो हमने किया है। इसके कारण से देश भर में जो अपप्रचार किया गया उस अपप्रचार को भी न मानते हुए और देश के हित में जो काम था उस काम को करने के लिए मोदी सरकार ने साहस के साथ कदम उठाया है। निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि ये सारे कामों को करने के लिए जो समर्थन चाहिए था वो भी भरपूर समर्थन में लोकसभा और राज्यसभा से मिला और उसके लिए जहाँ 2/3 बहुमत की जरूरत थी वो 2/3 बहुमत को प्राप्त करने का काम भी हमने किया। गाँव के लिए जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण आवास की योजना हो, गरीबों के लिए जो आवास चाहिए, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे। इंदिरा आवास योजना नाम से वो योजना शुरू हुई थी। प्रारंभ में 10,000, फिर बाद में 25,000, फिर कुछ बढ़ाते 35,000 ऐसा हुआ था, पर कोई मकान बन नहीं पाता था और निश्चित रूप से बरसात के दिनों में वो जो लगाई हुई राशि थी वो बह जाती थी। इस वक्त गरीबों के लिए जो निर्धन लोग हैं उनके लिए भी पक्के मकान, गार्डर फर्शी का मकान, सीमेंट कंक्रीट का मकान, इस जो असंभव था उसको करने का काम भी हुआ और देश भर में ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से उसको पूरा किया। शहरी क्षेत्रों में भी इस काम को करने के लिए बहुत उपाय किए गए। तो निश्चित रूप से गरीबों के लिए जो सबसे बड़ी छत की आवश्यकता थी, यानी आदमी जब रहता है बेसहारा रहता है तो धरती बिछोना और आसमान उड़ना होता है, परंतु मोदी सरकार ने उसके लिए एक छत देने का काम किया, एक आसरा देने का काम किया और वो भी कच्चा पक्का नहीं, पूरी तरह से मजबूत एक आसरा देने का काम किया। सरकार ने अनेक काम योजनाओं की दृष्टि से किए। जैसे हमने पहले किसान सम्मान निधि का रचना की थी, जिससे कि किसानों को और उनकी प्रति जो कृतज्ञता का ज्ञापन है सरकार की ओर से वो किया जा सके, वह भी काम करने का काम हुआ। छोटे छोटे खुदरे व्यापारी कारोबारी लोग जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है और जिनको मदद होना चाहिए, उनको भी 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की योजना का अच्छी शुरुआत होगी। इसी प्रकार से कामगारों के बारे में भी, श्रमिकों के बारे में भी और अनेक प्रकार की योजनाएं चली जिससे कि उनको सुविधाएं मिले। ESI का जो इंश्योरेंस है, बीमा वाला मामला है, उसमें भी अनेक प्रकार से उनको सहायता देने के बारे में बात की गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे इस सारे कामों में जिस तरह का लक्ष्य हमने बनाया है और दुनिया में भारत का स्थान जो गौरवपूर्ण बनाने के लिए हमने सपना बनाया था, उसमें हमारा जो आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, जो 50 खरब की जो योजना है, 50 खरब डॉलर की जो योजना है, उसका लक्ष्य बना करके हमने देश के विकास की आर्थिक योजना बनाने का काम किया है। ये बात अलग है कि प्राकृतिक विपदा के कारण से, विसंगति के कारण से हमें बहुत चुनौतियां हैं सामने, किंतु चुनौतियों को पार करना तो हमारा, चुनौतियों को पार करने का तो प्रारंभ से ही हम संघर्ष और संग्रामी रहे हैं। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सहो। इस प्रकार से संकल्प के धनी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो असंभव काम दिखाई देते थे उनको सब संभव करके दिखाया। ऐसे कुशल नेतृत्व के रहते हुए और मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से आते ही सारी विपदा के समय आकर के भी जिस प्रकार से संयम के साथ सारी बातों को और नियंत्रण करने का काम किया, और इस प्रकार का ये जो कोरोना है उस पर नियंत्रित करने के लिए जो उपचार से जो अच्छे लोग हो रहे हैं उसका भी रिकवरी रेट जो बढ़ गया है 50% से भी अधिक हो गया, यह भी और एक बहुत बड़ा काम हुआ है। किसानों, हमने उत्पादन की दृष्टि से भी दुनिया में जो कुछ भी उत्पादन होता होगा, परंतु पंजाब से भी आगे बढ़ करके हमने अपने खाद्यान्न का उत्पादन किया है, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है। तो प्रदेश में भी हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, ऐसे जो तबके हैं जो असहाय हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी और गरीब बस्तियों में जाकर के हमारे कार्यकर्ता किट देने का काम कर रहे हैं, जिसमें 10 किलो आटा है और उसमें खाद्य सामग्री की दृष्टि से भी सहायता की बातें हैं। तो यह एक चुनौती का काम जो है वो हम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये जरूर है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा कह करके हम इस काम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के
मोर्चा होने के नाते से हम सब मिलकर के भी इस सारी चुनौती का सामना कर रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने भी अपनी तरह से कुछ योजनाएं, कार्यक्रम लिए होंगे और उसको सार्थक साकार करने के लिए भी विशेष प्रकार के उपाय वो करते ही होंगे। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरह से कामों को विस्तार देने का काम हो रहा है, हमारे नए जो अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदत्त शर्मा आवाज नहीं आ रही जी, भाई साहब। मंत्री सुहास भगत जी और बाकी के सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण जो हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम तो करते ही हैं, किंतु वहाँ जो स्थानीय इकाई है उसका काम निर्भर होता है वहाँ की टीम के ऊपर। और इस टीम का बार बार मिलना, बातचीत करना, संपर्क करना। पिछले वक्त मैंने खंडवा के 2 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित करने का काम किया था। अब चूंकि खंडवा भी मेरे परिचय के क्षेत्र में रहा, माननीय ठाकरे जी के चुनाव के समय मेरा आना हुआ था, तब से ही वीर सिंह जी हिंडोन हमारे संगठन मंत्री रहे। मैं भी जनसंघ के समय में सन 72 में भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री रहा हूँ। इस दृष्टि से भी मेरा परिचय काफी कार्यकर्ताओं से रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता ही हैं। कार्यकर्ता होने के नाते से समय के साथ साथ जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वाह करने के लिए हम उपाय करते हैं और उसको पूरा करने के लिए प्राणपण से जुट जाते हैं। तो आज की इस सारे विषय में जबकि हम बात कर रहे हैं, देश और दुनिया की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी हमारे देश में जिस प्रकार से घुस करके जब देश में आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी, तो हमने उसका पलट जवाब जो दिया था, उससे पाकिस्तान को समझ आ गई होगी। फिर भी अभी घटनाएं चली हुई है, अब चीन के बॉर्डर पर भी कुछ घटनाएं चली हुई है। निश्चित रूप से ये सारी बातों को विचलित करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं उसका भी सामना करने के लिए मोदी सरकार सक्षम और समर्थ है। और निश्चित रूप से हम बाह्य चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, हम आंतरिक चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, और प्राकृतिक विपदा जो महामारी के रूप में आई उसका भी सामना हम कर रहे हैं। तो हमारे सब कार्यकर्ताओं का जो संबल है इस समय में, निश्चित रूप से परस्पर जितना हम संपर्क रखेंगे, परस्पर जितनी सहायता कर सकेंगे, और इस समय में जो सहायता दी जाएगी या जिनको हम सहायता करने वाले हैं, निश्चित रूप से उसको याद रखा जाएगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं का ये बड़ा दायित्व हो गया है। और ये भी चुनौतीपूर्ण है कि अपने आप को बचाए रख करके, कोरोना के प्रभाव से बचाए रख करके इस काम को करना है। कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 10 मीटर की दूरी रहना चाहिए, 2 मीटर की दूरी रहना चाहिए, तो 2 मीटर की दूरी रखते हुए भी करना है। मास्क बांधना चाहिए तो मास्क भी बांध करने करके और निकलना है। मास्क के बनाने के लिए हम लोकल लेवल पर भी मास्क बना सकते हैं, और अपने स्तर पर उसको बांध कर घर से बाहर जब भी निकलें तो इस मास्क का उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मास्क को पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बार बार साबुन से हाथ धो करके स्वच्छता रखना, इन सारी बातों की सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी अभी महामारी है कि जिसका उपचार अभी निकल नहीं पाया है। तब भी इसको नियंत्रण करने की दृष्टि से उपाय किए जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में तो ये प्रभावी रूप से उपचार किए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन कुछ शहरों में इसका प्रकोप ज़्यादा ही है, तब भी इसको नियंत्रण करने के उपाय करना है। खंडवा और बुरहानपुर की भी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहती है, तो हम भी इस सारी बातों में अपने बचाव और सुरक्षा के साथ लोगों को किस प्रकार से सहायता हो सकती है उसको करने के लिए उपाय करना है। और जो बताया गया है कि भाई एकांत होना, क्वारंटाइन करना है उसको, तो उसको एकाकीपन करने की दृष्टि से भी जहाँ जहाँ जरूरी है उसको करते आना चाहिए। कुंदन जी, आज के इस आवाज नहीं आ अवसर रही पर कुंदन जी। जहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 1 वर्ष का ये जो हेलो, कार्यकाल है, ये कार्यकाल हमारे देश के लिए दुनिया की दृष्टि से भी, मान लीजिए और केंद्रीय हमने पूर्व केंद्रीय महसूस किया मंत्री है। जी की आवाज नहीं आ रही है। आते ही दीपक दुनिया के भाई, देशों के यहाँ साथ तो आ भी रही है हमारे आवाज संपर्क हम लोग। जिस प्रकार से पहले थे उससे और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, और हमने अपनी साख बनाई हुए, और इसी के कारण से आज दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। आज की स्थिति में विदेश नीति के आधार पर हमारे साथ दुनिया के सभी बड़े देश खड़े हुए हैं, चाहे फिर अमेरिका हो, फ्रांस हो, और बाकी के अन्य देश हों, उनके साथ हमारी मैत्री है, और अच्छे संबंधों के आधार पर वो हमारे साथ किसी भी बात में खड़े हैं, वो हमारा समर्थन करने के लिए इस प्रकार की दृष्टि से हर प्रकार से वो तैयार भी हैं। हमने भी इस कोरोना के उस अवसर पर विदेश को भी सहायता देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर किया है। तो आज की इस स्थिति में निश्चित रूप से जो चुनौतीपूर्ण समय है, उस चुनौतीपूर्ण में संयम को धैर्य धारण करते हुए, और हमारे मोर्चे को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे कुशवाहा जी और बाकी के जो मित्र हैं उनके नेतृत्व में इस मोर्चे को और आगे बढ़ाने का काम करें, जिले में भी इस काम का विस्तार करने का काम करें, और ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं। हम अपने योगदान से कितना काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ये तो एक रिले रेस है,
ये बैटन लेकर के हमको दौड़ते जाना है और जितना हम दौड़ सकते हैं उसके बाद दूसरे कार्यकर्ता को यह दायित्व दे करके उसको प्रेरित करना है, उसको अपने से अधिक और अच्छा बनाना है। हमारी सफलता उसी में है कि हमने जिस कार्यकर्ता को दायित्व दिया है वो हमसे ज़्यादा अधिक सफल और संगठन के काम को बढ़ाने में और ज़्यादा उसको यश मिले। तो ऐसी स्थिति में संगठन की दृष्टि से भी हमारे काम को बढ़ाने के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। और आज के इस अवसर पर बहुत अधिक कहने के लिए काफ़ी है। मोदी जी के कार्यकाल को जो योजनाएं हैं, प्राय 151 योजनाएं तो अपन कह सकते हैं। जनधन योजना, मुद्रा योजना, अनेक प्रकार की औषधि के बारे में योजनाएं, सहायता योजना है, स्वास्थ्य के बारे में योजनाएं, 5 लाख रुपए तक का बीमा करके उसको परिवार को सहायता देने की योजनाएं। तो इस प्रकार की इन सारी योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है और हमारे माध्यम से वो लाभ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जिसको भी लाभ पहुंचेगा निश्चित रूप से वो आपका मित्र भी हो जाएगा और पार्टी के लिए काम को बढ़ाने में सहायक भी होगा। इन सारी योजनाओं को लोगों तक, योजनाएं तो बनाई गई है, प्रशासनिक दृष्टि से हो भी रही है और जनधन योजना के माध्यम से जिस प्रकार की सहायता केंद्र सरकार की पहुंचना चाहिए, अब वो समय गया जबकि 1 रुपया भेजा जाता था केंद्र से और 15 पैसे ही पहुंच पाता था। अब वो पूरा रुपये ही पहुंच रहा है और पूरा रुपये जब पहुंच रहा है तो जिसको पहुंचना चाहिए उसी को पहुंच रहा है। आज विस्थापित करके भी लोग आ रहे हैं, जहाँ से मजदूर हमारे प्रदेश में भी आ रहे हैं और जो लोग उस कठिनाई से जूझ रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे सारे लोग जो आ रहे हैं उनके भी स्थिति को पुनर्वास करने की दृष्टि से भी मनरेगा की योजना में भी हमने काफ़ी निवेश किया हुआ है। उसमें भी लोगों को रोजगार मिले, उसको भी सहायता मिलने का काम हो। तो इस तरह से हर व्यक्ति की सहायता करने के लिए, गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कारोबारी की, सब प्रकार से सहायता करने की दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी साहस के साथ जो कुछ काम करता है तो रोजगार तो कहीं दूर नहीं है, किंतु उसके लिए तलाश करने की आवश्यकता है। अपनी क्षमता के आधार पर कहाँ काम किया जा सकता है। प्रारंभ करने में यह मुश्किल होता है, किंतु एक बार यदि काम यदि प्रारंभ हो जाता है तो उसको गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग में जो हमारे साथी हैं सब प्रकार से संपन्न नहीं, वो ऐसे काम करते हैं जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। उसके अलावा भी अन्य प्रकार के जो उद्योग है, कारोबार हैं, उसमें भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने बहुत अच्छा परिश्रम करके अपना स्थान बनाया है। व्यवसाय में, व्यापार में, कारोबार में भी उनने अपनी पेठ बनाई हुई है। तो यह हमारे लिए पिछड़ा वर्ग की दृष्टि से, क्योंकि संविधान में जो संभावनाएं हैं, संविधान ने जो कहा है कि हम ऐसे सभी वंचित लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सहायता करने का काम करेंगे। तो संविधान की भावनाओं को पूरा करने की दृष्टि से भी हम बार बार इसको याद करते रहते हैं। पिछले वक्त संसद में भी और हमने इसके आयोजन को करके और संविधान की भावनाओं को दोहराने का काम किया है, जिसमें कहा गया था कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर बाद में विशेष में जोड़ दिया गया था आपातकाल के दौरान समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की बात करने की बात कही थी। ये सामाजिक जो न्याय है ये निश्चित रूप से सम्मान का सूचक है। तो यानी वो जन्म से जो जात बन जाती है उसके कारण से जो प्रताड़ना और जो उपेक्षा उसकी होती है उसको समाप्त करने की बात संविधान में कही गई है। और इसलिए हर प्रकार से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है संविधान के अनुच्छेद में, परंतु उसको उल्लेख करते हुए, किंतु यह जो मानसिक अवधारणा है उसको भी धीरे धीरे जाना होगा। और इसलिए पिछड़े वर्ग में भी जो परिश्रमी लोग हैं, जो उद्यमी लोग हैं, जो इसके पास कौशल है, स्किल है, उन सारे को विकसित करते हुए परंपरागत कामों के आधार पर, क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गाँव में पहले लुहार, सुतार, सुनार इस प्रकार के काम हुआ करते थे और परंपरा रूप से चलते आते थे। अब उसका रूप बड़ी बड़ी कंपनियों ने होकर के ले लिया है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों का रोजगार जो छिन गया है, तो उसकी जगह वैकल्पिक रूप से भी उनको पुनर्वास करने की आवश्यकता है। तो ऐसे सारे कामों में सरकार की योजना के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से किस प्रकार से सहायता हो सकती है, कौशल योजना के माध्यम से कैसी कुशलता दिलाई जा सकती है, इस प्रकार का टारगेट बना करके और यदि लक्ष्य बना करके हम काम करेंगे और अपने जिले में भी इस प्रकार से यदि हमने कोशिश करके, प्रयास करके हर तहसील में यदि 100 लोगों को भी सहायता करने का काम किया तो निश्चित रूप से वो सब लोग हमारे साथ जुट जाएंगे और हमारे इस काम को बढ़ाने में भी सहायता होंगे। उनकी आजीविका का भी स्वाभिमान पूर्ण और एक संबल उनको प्राप्त होने वाला है।
आज की स्थिति में हम सब मिलकर के देश के निर्माण में, एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण करने की दृष्टि से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के आगे बढ़े और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए, माननीय शिवराज सिंह जी के संकल्प को पूरा करने के लिए एक साथ एकजुट होकर के आगे आ जाए। और यह हमारी जो वार्ता है, उस वार्ता का जो संदेश है, उस संदेश की जो भावना है वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों और सबको मिले आरोग्य, इस शुभ भावना के साथ है। इसी बात के साथ आप सबको फिर से इस मिलन में, आवाज नहीं आ रही, वीडियो आवाज। मिलन में, इस छाया के मिलन के अवसर पर फिर से आपको मैं अभिनंदन करता हूँ और ये आपका जो आयोजन है सफल हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं भी करता हूँ। आगे भी हम मिलते रहेंगे संगठन का काम बढ़ाने के लिए। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, काम सब किए चलो। इस विश्वास के साथ हम भारत माता की जयकार के साथ अपने जीवन का जो ध्येय है, भारत माता की जय, यही हमारे जीवन का ध्येय है। उसको साकार सार्थक करने की दृष्टि से भी हम अपने जीवन का हर समय पल पल और क्षण इसमें लगाने का काम करें, तो जीवन हमारा सार्थक होगा। और ये जो क्षितिज बनाया है मोदी जी ने, निश्चित रूप से हमारे लिए एक विश्वास का क्षितिज बनाया है, उसको सुदृढ़ आधार मिले। क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साधले, हम उठे निर्माण करने, साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए। भारत माता की जयकार हो और विश्व में भारत की फिर से जो वैभव की स्थापना है, उसकी परम वैभव की स्थापना को हम सफल हो सकें और इन्हीं आंखों से देख सकें ये सपना साकार। बहुत शानदार। भावना के साथ आप सबके प्रति अभिनंदन, आप सबको बधाई, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जी जग्गा जी भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। मैं इस बैठक आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब आ रही है? हेलो भाई साहब का अपनी बहुत बहुत आवाज नहीं धन्यवाद। पहुंच रही है। हाँ, शायद नहीं पहुंच भाई रही है। साहब का सोनी जी, मैं जी। जिला अध्यक्ष बुरहानपुर से बात कर रहा हूँ। भाई जी। साहब का बुरहानपुर पे बहुत स्नेह रहा। भाई बिल्कुल साहब सही है। मंत्री रहते हुए तो बुनकर मैं- समाज के मैं- लिए 7 करोड़ रुपया दिया था मकान बनाने के लिए उस जमाने वाह, में, वाह, वाह। 1990 में। नहीं, सही बात है। वो तो भाई साहब ने भी बहुत कहा ना, बहुत प्रेम रहा शुरुआत में ही बुरहानपुर और कहा भाई साहब ने। खंडवा इस पर। तो मैं मेरा इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला ओबीसी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण महाजन जी से आग्रह करता हूं कि वे आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करें। आदरणीय महाजन जी। लक्ष्मण जी, जी, आपका जी, वीडियो ऑन नहीं है। जी आदरणीय भाई साहब। नितिन जी। जी भाई साहब। भाई साहब आपकी आवाज आ रही है यहाँ पे, आपको शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही है हमको। नहीं, मुझे भी पहुंच रही है भाई आपकी साहब की आवाज। आ रही है। आ रही है जी। भाई साहब, आज की ये मीटिंग पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा की मीटिंग में हमारे सम्मानीय सत्यनारायण जटिया जी, जिनका बुरहानपुर और खंडवा संसदीय क्षेत्र पे अति स्नेह रहा है, आप मंत्री रहते हुए अनेक सौगातें बुरहानपुर को दे चुके हैं। इन्होंने बुनकरों के लिए 7 करोड़ रुपए के आवास दिए थे। उस समय, उस जमाने में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं थी। ऐसे कठिन परिश्रम में 1990 में भाई साहब ने 7 करोड़ रुपए के आज भी बिल्डिंग बनी है बुरहानपुर जिले में, वो स्थापित है, जो बुनकरों की आज उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल करी थी। और माननीय हमारे आज की मीटिंग में विशेष प्रदेश अध्यक्ष जी भाई साहब है सुभाष भगत जी, और वरिष्ठ हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जी तथा समाज के गणमान्य नागरिकगण, जो जिले के पदाधिकारी आज उपस्थित रहे, इसलिए मैं इनका कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय पिछड़ा वर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी आपको। और हम आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की इस बैठक को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।